यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करते टाइम पे आपने अकाउंटेंसी तो पढ़ी ही होगी। स्टेटमेंट चैप्टर है, इसमें जनरली लोगों की कन्फ्यूजन यही रहती है कि ये होता क्या है और ये कैश फ्लो से कैसे अलग है। और भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के तरीके हैं, जैसे कि कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है। और इन सारी जो हमारे पास मेथड्स हैं सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, इन सब की कन्फ्यूजन आपकी आज की क्लास के एंड तक दूर होने वाली है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, कैसे कॉमन साइज यूज़ करते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे थे ईपीएफओ की तैयारी आपको किसी कोर्स से करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम। वी आर ऑफरिंग 60% फ्लैट 60% ऑफ ऑन आर यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। ठीक है भाई, तो अगर आपको कोर्स से तैयारी करनी है तो आप कोर्स को चेक कर सकते हैं एरोटैब की वेबसाइट पे जाके, और फ्लैट 60% ऑफ को आप अवेल कर सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट व्हाट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है। बैलेंस शीट है हमारे पास, और क्या है, पीएल अकाउंट है मेजरली, प्राइमरली। वैसे तो कैश फ्लो भी होता है और भी होते हैं दो, बट हम लोग एनालिसिस करते हैं प्राइमरली बैलेंस शीट का और पीएल अकाउंट का करते हैं। अब पीएल और बैलेंस शीट का अगर हम प्राइमरली एनालिसिस करते हैं तो इनके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो टूल्स हैं वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा कोई भी टूल नहीं है, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होता है। इनफैक्ट इसका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एनालिसिस कर क्यों रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? ऑब्वियसली ताकि मैनेजर्स वगैरह कुछ डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके, जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन है। ठीक है, तो हमारे पास कंपैरेटिव भी एक टूल है, कॉमन साइज भी एक टूल है, ट्रेंड एनालिसिस भी टूल है, रेशियो एनालिसिस भी टूल है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक टूल होता है। सो जो टूल नहीं है हमारे पास वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग करने की टेक्निक होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव। एक बार आपको बेसिक्स बता देता हूँ मैं सबके कि कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस होते क्या हैं। देखिए कंपैरेटिव में हम करते क्या हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, भले वो बैलेंस शीट हो चाहे वो पीएल अकाउंट हो, ठीक है, इनके आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के आइटम के साथ। मान लो इस साल आपका जो करंट एसेट है वो 1 लाख रुपए है, और जो पिछले साल आपका करंट एसेट था वो 50,000 रुपये है। इन दोनों के डिफरेंस को आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट टर्म्स में 50,000 है, और परसेंटेज टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप लिखोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अभी आपको डिटेलिंग और पता चलेगी जब आगे वाले क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम करते क्या हैं, जो हमारे पास आइटम्स होते हैं, भले वो बैलेंस शीट के हों चाहे वो पीएल अकाउंट के हों, हम ओवर द ईयर्स कंपेयर नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो बैलेंस शीट का टोटल असेट होगा, जो बैलेंस शीट का टोटल असेट होगा उसको सारे के सारे आइटम्स के साथ कंपेयर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टोटल असेट है 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कॉमन साइज के बारे में। तो यहाँ पे कॉमन आइटम ले लिया हमने, टोटल असेट 10 लाख रुपए। अब आप देखोगे कि आपका जो करंट असेट है वो मान लो 1 लाख रुपए है, तो ये 1 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 10% है। कॉमन साइज में यही करते हो आप। आपका जो टोटल असेट है उसको आप कंपेयर करोगे अपने अलग अलग आइटम्स के साथ, इसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर द स्टेटमेंट्स विच इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ कॉमन आइटम। और हमारे इसमें कॉमन आइटम हमने क्या लिया था अभी? टोटल असेट या टोटल लाइबिलिटी। बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम। उस कॉमन आइटम का क्या परसेंटेज है वो आपको पता चलता है कॉमन साइज स्टेटमेंट में। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड बड़ा सिंपल है, जो आपने रेशियो निकाले हैं पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल, उसको देखते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए आप आगे का प्रेडिक्शन अगर करते हो, या तो रेशियो फॉल कर रहा होगा या रेशियो राइज कर रहा होगा या फिर स्टैग्नेंट होगा, कभी राइज कर रहा है कभी फॉल कर रहा है, उसके बेसिस में अगर आप प्रेडिक्शन करते हो आगे वाला, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड को एनालाइज करना, ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस में आप पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हो। मतलब पीएल का एक आइटम उठा लिया, बैलेंस शीट का एक आइटम उठा लिया, दोनों को रेशियो में कंपेयर किया एक दूसरे से, या फिर बैलेंस शीट के ही दो आइटम उठा लिए, फॉर एग्जांपल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कंपेयर किया, तो आपका क्या है? लिक्विडिटी रेशियो है ये एक तरह का।
इन दोनों को कंपेयर करके पता किया कि आपके पास कितने करंट एसेट है एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज। इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। जब आप किसी भी दो आइटम्स को आपस में कंपेयर करके चेक करते हो तो उसे बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिवन बिलो इज द केस ऑफ व्हाट। अब आप देखो यहाँ पे आपको कोई स्टेटमेंट दी है, पूछ रहा है ये कौन सा स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, अभी आप इसमें क्या करोगे, पिछले साल के आपके बैलेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं और इस साल करंट ईयर के बैलेंसेस भी आपको दिए हुए हैं। जैसे रिवेन्यू कितने का मिला है, कितना मिला आपको इस साल, एक्सपेंसेस कितने हुए, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस दिए हैं और प्रॉफिट भी आपको दे रखा है। अब बाद में इसको कंपेयर कर रखा है, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया है। पहले रिवेन्यू था 16 लाख रुपये, इस साल जो आपका रिवेन्यू है 20 लाख रुपये हो गया है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज कितने का हो गया, +4 लाख का हो गया। फिर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितने का हो गया भाई, 4 लाख रुपीज़ बढ़ गए ना आपके, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 16 लाख। तो ये कितना परसेंट हो गया आपका, तो 25% होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 25%। इस तरह की अगर स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, जब आप ओवर द ईयर्स आइटम्स की फिगर्स को कंपेयर कर रहे हो, तो इस तरह को क्या कहते हैं स्टेटमेंट को, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव या पोजीशन स्टेटमेंट या कॉमन साइज या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस या रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस तो उसको बोलते नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस नहीं बोलते हैं, कॉमन साइज हमने देखा था नहीं बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, ये भी नहीं बोलते हैं। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, एक ही बचा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, यही इसका फॉर्मेट है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका पीएल के लिए भी हो सकता है, साथ में बैलेंस शीट के लिए भी हो सकता है। अभी यहाँ जो हमने इमेज देखी है, ये पीएल में कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो, पीएल को आप कंपेयर कर रहे हो पिछले आइटम्स, पिछले साल के आइटम्स को करंट ईयर के आइटम से कंपेयर कर रहे हो। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है पीएल का, मतलब पीएल कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट इज ₹10 लाख। बैलेंस शीट के हमारे पास दो साइड है, ठीक है, और टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटीज बराबर ही होती हैं, दोनों 10 लाख हो गए हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है जो फिक्स असेट है एंटरप्राइज का वो 4 लाख है फिक्स असेट, और जो बचा है वो करंट असेट है। तो बचा है जो वो कितना हो जाएगा, अगर 4 लाख आपका फिक्स असेट है तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, करंट असेट हो जाएंगे। इसका मतलब है करंट असेट है 6 लाख आपका। ठीक है, करंट असेट क्या होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो कैश में रियलाइज हो जाएंगे एक साल के अंदर। फिक्स असेट क्या होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो कैश में कन्वर्ट होंगे एक साल के बाद तक। ठीक है, तो करंट असेट आपके हो गए 6 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में पूछ रहा है जब आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया, कॉमन साइज में क्या करते हो, टोटल असेट या टोटल लाइबिलिटी को कंपेयर करते हो इंडिविजुअल आइटम के साथ, और टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 लाख दे रखा है। अब कह रहा है जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओगे, तो हमने भी पीछे पढ़ा भी था, तो डैश वुड बी रिटर्न एडजेसेंट टू द करंट असेट इन परसेंटेज कॉलम। तो आप परसेंटेज में क्या लिखोगे, करंट असेट के कॉलम के साइड, करंट असेट का जो आपका आइटम होगा उसके बगल में आप क्या लिखोगे जब आप कॉमन साइज बना रहोगे। मतलब पूछ ही रहा है कि ये जो करंट असेट है ये कितना परसेंट है 10 लाख का। तो क्लियरली 6 लाख 10 लाख का कितना परसेंट होता है, 60% होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60%। ठीक है भाई, तो यही इसका आंसर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स वाइल प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट। पहले तो ये समझो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप रिसोर्सेज ऑफ फंड्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के साथ कंपेयर करते हो। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिलने वाले हैं, फंड मतलब कोई भी रिसोर्स है आपका, वो सारा फंड में इंक्लूड होता है। जैसे आपने लोन ले लिया वो भी सोर्स है, शेयर्स इशू कर दिए वो भी वहाँ से ही पैसा आ रहा है, वो भी सोर्स है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ आप पैसे को खर्च कर रहे हो, कहाँ कहाँ फंड्स को खर्च कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन हो गया। इन दोनों को कंपेयर करते हो आप, और जनरली क्या करते हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन देखते हो। अब आपके पास अगर सोर्सेज ज़्यादा हैं और एप्लीकेशन कम है तो आपके पास पैसा बच जाएगा, वो पैसा आप यूज़ करोगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। कहाँ पैसा यूज़ करोगे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वर्किंग कैपिटल में यूज़ करोगे अगर आपके पास सोर्सेज ज़्यादा हैं और एप्लीकेशन अगर कम है। फंड फ्लो समझ में आया थोड़ा बहुत। और सुनो, अगर मान लो आपके पास सोर्सेज जो हैं वो कम है और एप्लीकेशन ज़्यादा है, मतलब पैसा आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज कम मिल रहा है बट आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो खर्चा आप ज़्यादा कैसे कर सकते हो जब आपके पैसे कम है, तो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ज़्यादा लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप उठा के एप्लीकेशन में लगा रहे हो वो वर्किंग कैपिटल से लगा रहे हो।
तो एक केस में आपका वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है और दूसरे केस में वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। किस केस में कम हो रहा है, किस केस में बढ़ रहा है? कम कौन से केस में होगा वर्किंग कैपिटल? अगर आपके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, अगर आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ज़्यादा है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, तो आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा कम, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सोर्सेज ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज फंड्स की ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं आपकी, आपने शेयर्स इशू किए, या आपके सोर्सेज ज़्यादा हैं बट आप लॉन्ग टर्म खर्चे कम कर रहे हो, तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा सिंपली। फंड फ्लो स्टेटमेंट का काम यही होता है, आपको बताना कि इस वर्किंग कैपिटल एरिया में से कितना पैसा जाएगा या कितना पैसा इसमें आ जाएगा, यही काम होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब फंड को जब यूज़ करते हो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, कौन सा एप्लीकेशन नहीं है पूछ रहा है, विच इज़ नॉट द एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, रिडेम्पशन में आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसे यूज़ कर रहे हो आप, फंड को दे रहे हो, तो ये एप्लीकेशन है आपका। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, फिर से फंड यूज़ करना पड़ेगा, तो यूज़ करना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी में भी आप फंड्स को दे रहे हो, तो ये भी एप्लीकेशन हो जाएगा। इशुएंस ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये इशुएंस ऑफ शेयर्स क्या है भाई? आपने शेयर्स इशू किए, आप पैसे दे रहे हो कि आपको पैसे मिल रहे हैं? भाई क्या हो रहा है आपके साथ? आपको पैसे मिल रहे हैं, आप पैसे दे नहीं रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये सोर्सेज है, एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लॉस ऑन ऑपरेशन क्या है? देखो, लॉस ऑन ऑपरेशन भी एप्लीकेशन ऑफ फंड है। आप कहोगे कैसे, इससे पैसे तो हम दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं इनडायरेक्टली। कैसे? लॉस ऑन ऑपरेशन का मतलब है जो आपको पीएल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन ऑपरेशन। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो एक तरह का वो सोर्स हो गया, तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो भाई एक तरह का एप्लीकेशन ही हो गया ना वो, इसलिए लॉस ऑन ऑपरेशन भी एक तरह का एप्लीकेशन माना जाता है। अगर लिखा होता प्रॉफिट ऑन ऑपरेशन तो वो एक तरह का सोर्स होता, क्योंकि प्रॉफिट से भी पैसे कमा रहे हो ना, तो वो भी आपका एक सोर्स होता। ठीक है, तो ये मतलब है भाई हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का। इस तरह आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और हमने डिस्कस कर लिया कैसे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ सारे सोर्सेज लिखे हुए हैं, यहाँ सारे एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर सोर्सेज ज़्यादा हैं एप्लीकेशन से, सोर्सेज ज़्यादा है एप्लीकेशन, तो वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल आपकी घट जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर ये साइड वाला ज़्यादा है तो देखो डिक्रीज़ हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, यहाँ लिखा हुआ है। और अगर सोर्सेज ज़्यादा है तो देखो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ बैलेंस करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज दैट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंसर्न हैज़ इंक्रीज बाय 383 लाख। क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर सच चेंज। तो ये जो चेंज हो रहा है इसका रीजन कौन बताएगा आपको? वर्किंग कैपिटल अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो इसका रीजन आपको कौन सा स्टेटमेंट सही से दे सकता है? जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था अभी वही देगा। वर्किंग कैपिटल की बात हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं, हाँ जी, तो इसका आंसर होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर है। कैश फ्लो में आपकी बात होती है सिर्फ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की। कॉमन साइज में बात होती है जब हम एक कॉमन आइटम लेते हैं उसको कंपेयर करते हैं बाकी आइटम्स के साथ, बैलेंस शीट के या फिर पीएल आइटम्स के बाकी आइटम्स के साथ कंपेयर करते हैं कितना परसेंटेज है। कॉस्ट शीट तो अलग चीज़ है, ये कॉस्टिंग का पार्ट है, आपके कोर्स में ही नहीं है, इसको भूल जाओ। तो उसका आंसर क्या है भाई? फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट, while preparing the fund flow statement which of the following item would not be shown as source of fund। अभी हमने डिस्कशन किया था, तो कह रहा है कौन सा सोर्स नहीं है, कहाँ से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं इन ऑप्शंस में से। इशुएंस ऑफ शेयर्स करोगे तो पैसे मिलेंगे, तो ये सोर्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग करोगे पैसे मिलेंगे, सोर्स है। सेल करोगे फिक्स एसेट को पैसे मिलेंगे, सोर्स है। फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मैंने बताया था, प्रॉफिट कमाओगे, सोर्स है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में आप पेमेंट कर रहे हो, आपको मिल कुछ नहीं रहा है, तो भाई ये सोर्स नहीं है, ये एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगेन फंड फ्लो स्टेटमेंट कह रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे पहला ऑप्शन, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। भाई ये तो सही है, क्योंकि कैश फ्लो होता है कैश बेसिस पे, बट फंड फ्लो होता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। सेकेंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालाइजेज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। बिल्कुल सही है, अभी हम करके आए थे। फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालाइजेज हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेस्ट वेदर द वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड और नॉट। हाँ बिल्कुल सही है, वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है।
ढंग से यूज़ किया है कि नहीं किया है? डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू, सो एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज दी राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट? करंट एसेट का जो एक्सेस अमाउंट है करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, उसका आंसर क्या होगा? बड़ा इजी है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करोगे तो यही फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो इस वर्किंग कैपिटल को आप वर्किंग कैपिटल बोलो, चाहो आप नेट वर्किंग कैपिटल बोल लो, चाहो आप नेट करंट एसेट बोल लो। नेट करंट एसेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तो नेट करंट एसेट आता है। फिर चाहो तो फ्री करंट एसेट बोल लो। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। वर्किंग कैपिटल के सारे नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फ्लो ऑफ फंड्स, जो हमारे पास फंड्स था उसका फ्लो का मतलब क्या है? इसका मतलब फंड में चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है फंड में चेंज हो रहा है, सोर्सेज हैं, एप्लीकेशन है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब एप्लीकेशन और सोर्सेज को कंपेयर करते हो तो अल्टीमेटली आपके पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल आता है। और ये बात ध्यान रखना एक चीज़ कि अगर वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा है, अगर वर्किंग कैपिटल चेंज हो रहा है, उसी का नाम हमने दे रखा है फ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स मतलब वो वर्किंग कैपिटल का जो एरिया है उसमें से क्या आउटफ्लो हो जाएगा या उसमें क्या आ जाएगा, उसमें से क्या इनफ्लो हो जाएगा या उसमें से क्या चला जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन। तो ये दिखा रहा है चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी, और इट रिफर्स टू चेंज इन फंड्स एज वेल। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन बिटवीन डैश में कॉज द फ्लो ऑफ फंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन फ्लो ऑफ फंड्स माना जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन फ्लो ऑफ फंड्स नहीं माना जाएगा। बड़े ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखो, फ्लो ऑफ फंड्स तभी होगा जब आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वाला जो एरिया है, मतलब जो वर्किंग कैपिटल का एरिया है, ये इंपैक्ट हो रहा होगा, तभी फ्लो ऑफ फंड्स मानोगे। ये तभी इंपैक्ट होगा, मतलब ओवरऑल एरिया जब इंपैक्ट होगा तभी आप फ्लो ऑफ फंड्स मानोगे। ये तभी इंपैक्ट होगा जब आपका ट्रांजेक्शन में एक नॉन करंट पार्ट होगा और एक करंट पार्ट होगा। देखो बात समझो, अगर दोनों ही नॉन करंट एरिया के पार्ट हैं तो फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीनरी खरीदी थी लोन लेके, आपने मशीनरी खरीदी लोन लेके, ठीक है, तो मशीनरी तो आई और आपका मशीनरी आई आपके पास और वो लोन के बेसिस में खरीदा, इसमें आपका फ्लो ऑफ फंड्स हुआ ही नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ फंड्स तभी होगा जब ये वर्किंग कैपिटल का एरिया चेंज होगा, और वहां पे आपका वर्किंग कैपिटल का एरिया चेंज नहीं हो रहा है। वर्किंग कैपिटल का एरिया कब चेंज होगा? मान लो आपने सिर्फ एक लोन लिया, मशीन को छोड़ दो, अगर मान लो एक लोन लिया आपने, तो अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ले रहे हो, तो मतलब आप सोर्सेस तो ले रहे हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो आपके पास आ रही हैं, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी आ रही है, साथ ही साथ आपके पैसे बढ़ रहे हैं, रुपए बढ़ रहे हैं, कैश आता है करंट एसेट में। तो अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो उसका मतलब वर्किंग कैपिटल एरिया भी चेंज हो रहा होगा। कैश अगर आ रहा है तो वर्किंग कैपिटल एरिया चेंज हो रहा होगा, वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ रहा होगा क्योंकि कैश आ रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पे एक एस्पेक्ट नॉन करंट है और दूसरा एस्पेक्ट करंट वाला है, वही कॉज करेगा फ्लो ऑफ फंड्स को, वही कॉज करेगा फ्लो ऑफ फंड्स को। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो डेटर रिसीवेबल है आपका, डेटर रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट है। क्या है भाई? बोलो, करंट एसेट है। जो हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हमको पैसे मिलने वाले, शॉर्ट टर्म डेटर्स जो है हमारे, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल जिनको बोलते हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल जो है, इनसे हमको मान लो पैसे मिलने थे, ये करंट एसेट में आता है। अब इनसे मान लो हमको पैसे मिल गए 5,000 रुपये, तो ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट में आता है, ये हो जाएगा आपका 5,000 से कम, पहले जितना भी था उससे हो जाएगा 5,000 कम। लेकिन ये 5,000 कम होगा, साथ में आपको कैश भी तो बढ़ जाएगा 5,000। हाँ, तो एक करंट एसेट का आइटम कम हो गया लेकिन दूसरा वाला बढ़ गया, तो क्या करंट एसेट में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो क्या वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बैलेंस था वर्किंग कैपिटल का वही रहेगा। हाँ जी, वही रहेगा। तो इसका मतलब फ्लो फंड्स हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो क्रक्स है वो ये है, जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ट्रांजैक्शन से फ्लो ऑफ फंड्स होगा। तो शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया, लॉजिक भी दे दिया शॉर्टकट का। शॉर्टकट ये है कि एक एस्पेक्ट आपका नॉन करंट इंपैक्ट हो रहा है और दूसरा एस्पेक्ट आपका करंट वाला इंपैक्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। तो देखो, एक करंट एसेट है दूसरा फिक्स एसेट है, तो भाई फ्लो फंड्स होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक करंट एसेट है दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो भी इंपैक्ट होगा। तीसरा कह रहा है एक करंट लायबिलिटी है फिक्स एसेट है, तो भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि एक करंट वाले एरिया दिखा रहा है, एक नॉन करंट वाले एरिया दिखा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव हियर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वापस से आ रहे हो कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में क्या करते थे? ओवर द ईयर्स आप
आइटम्स को कंपेयर करते हो, मतलब लास्ट ईयर में जो भी आपका सेल हुआ है उसको इस साल के सेल से कंपेयर करोगे, लास्ट ईयर आपका जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको इस साल के एक्सपेंस से कंपेयर करोगे। बैलेंस शीट में क्या करते थे, लास्ट ईयर में जो आपका करंट एसेट था उसको इस साल के करंट एसेट से कंपेयर करोगे, परसेंटेज में भी एब्सोल्यूट में भी। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूछ रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्रिपेयर करते हो ये सब, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्यों प्रिपेयर करते हो। फर्स्ट ऑप्शन से इज टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ ईच आइटम टू अ कॉमन बेस। नहीं, कॉमन बेस में तो कॉमन बेस को लेके तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हो, कंपैरेटिव नहीं बनाते हो। बी ऑप्शन से इज टू कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म ओवर डिफरेंट पीरियड। सही लग रहा है, बट बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टू प्रिपेयर द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो। टू एनालाइज कैश फ्लो परफॉर्मेंस, नो। तो आंसर होगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करते हैं डिफरेंट पीरियड का तो हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एक फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे, ये बात अलग है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पीएल कंपैरेटिव स्टेटमेंट का है। ये पिछले साल का बैलेंस था, इस साल का बैलेंस था, यहाँ आपने बता दिया एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 60 लाख से 75 लाख हो गया ना, तो 15 लाख का चेंज हो गया। और एब्सोल्यूट चेंज कितने का है, 25% का, 25% इंक्रीज हुआ है इसलिए प्लस में है। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस में लिखोगे, और एब्सोल्यूट चेंज भी माइनस में है, साथ में परसेंटेज चेंज भी माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइज की बात कर रहा है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ व्हाट। वेरी इजी। अरे आपके पास बैलेंस शीट है यहाँ पे, ठीक है, देखो बात समझो। और बैलेंस शीट में यहाँ आपका टोटल लाइबिलिटी लिखा हुआ है और यहाँ आपका टोटल एसेट लिखा हुआ है, मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे और टोटल एसेट आपका राइट हैंड साइड पे। कह रहा है जो हर आइटम को एक्सप्रेस करोगे वो किस कॉमन बेस से करोगे, तो या तो तुम टोटल लाइबिलिटी ले लो या फिर कॉमन बेस को टोटल एसेट ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये करते हो आप बैलेंस शीट में, इसमें करते हो बैलेंस शीट में। अगर पूछा होता क्वेश्चन में कॉमन साइज पीएल अकाउंट तो क्या कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं रिवेन्यू। जनरली हम रिवेन्यू ले लेते हैं कॉमन आइटम, और उस रिवेन्यू के बेसिस में बाकी आइटम्स को कंपेयर करते हैं। बट यहाँ बैलेंस शीट की बात हो रही है, तो बैलेंस शीट में टोटल असेट को ले लोगे या टोटल लाइबिलिटीज़ को ले लोगे, उसको 100% मानोगे और बाकी आइटम्स को कंपेयर करोगे कि वो कितना परसेंट है इस टोटल लाइबिलिटी के कंपेरिजन में। तो आंसर टोटल रिवेन्यू नेट प्रॉफिट नहीं है, आंसर क्या है, टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं फॉर्मेट भी दिखाता हूँ, देखो फॉर्मेट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ है और असेट है, टोटल कितना है, देखो टोटल लाइबिलिटी का 41,50,000 है, और यहाँ भी इतना ही होगा टोटल असेट का भी। अब बाकी जो भी आइटम्स हैं उनको आप कंपेयर करोगे, देखो कैसे, शेयर कैपिटल 15 लाख है, इस 15 लाख को कंपेयर करोगे आप, किससे कंपेयर करोगे भाई, इससे करोगे और किससे करोगे, 41,50,000 से मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, जितना परसेंटेज होगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 36.14 2016 के लिए। तो 15 लाख 41,000 50,000 का कितना परसेंट है, 36.14% है, 36.14% है। इसी तरह से सारे के सारे आइटम्स कंपेयर करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस कितना परसेंट है, 12% है, 6 लाख कितना परसेंट है, 14.46% है। ये तो लास्ट ईयर का हो गया, करंट ईयर का भी करोगे, 12 लाख कितना परसेंट है, 32,50,000 का 36.93% है। इस तरह सारे आइटम्स का दिखाओगे, इसे बोलते हैं हम कॉमन साइज स्टेटमेंट। और नाम कॉमन क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया क्योंकि एक कॉमन आइटम लेते हो, इसलिए रखा गया है। और इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकली कंपेयर कर रहे हो, ये टोटल एसेट है, इसको कंपेयर कर रहे हो इनसे आइटम, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। तो जो हमने पहले पढ़ा था कंपैरेटिव, ये तो कॉमन साइज की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंपैरेटिव पढ़ा था उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये भी ध्यान रखना आ सकता है, कंपैरेटिव को बोलते हो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कॉमन साइज को बोलते हो वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। देखो आ गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, आ गया आपके पास। पहला ऑप्शन है इनकम स्टेटमेंट वेयर ऑल द आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी आइटम्स। इनकम स्टेटमेंट यूज ओनली फॉर, क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इनकम स्टेटमेंट वेयर ऑल द आइटम्स आर शोन एज परसेंटेज ऑफ नेट इनकम। इनकम स्टेटमेंट वेयर ऑल द आइटम्स आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। तो हम जनरली क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था, रेवेन्यू लेके चलते हैं, रेवेन्यू मतलब सेल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेट सेल को मान के चलोगे आप 100% और उससे कंपेयर करोगे हर एक आइटम को कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में या पीएल स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट में कॉमन आइटम क्या मान रहे थे, टोटल ऑफ असेट या टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखो एग्जाम्पल भी है, ठीक है। टोटल आपका जो सेल है वो कितना है,
5 लाख है, इसको मान लोगे 100%, और बाकी जितने भी आइटम्स है उसको कंपेयर करोगे 25 लाख से। फॉर एग्जांपल COGS लिखा हुआ है ना 12 लाख, 12 लाख 25 लाख का कितना परसेंट है 48, तो 48 लिख दोगे। इसी तरह 13 लाख 25 लाख का कितना परसेंट है 52, तो 52 लिख दोगे। इसी तरह कॉमन साइज पीयर स्टेटमेंट भी बनाते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, क्या चीज़ नहीं पता कर पा रहा है ये। कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे, पिछले साल के आइटम्स को इस साल के आइटम से कंपेयर कर रहे थे, देख रहे थे क्या परसेंटेज में चेंज हुआ है या क्या एब्सोल्यूट में चेंज हुआ है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है दे प्रोवाइड परसेंटेज इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फिगर्स। नहीं, ये गलत है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ईयर ऑन ईयर एनालिसिस, ये भी गलत है, करता है, ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करता है कंपैरेटिव। सी बोल रहा है दे इग्नोर इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल चेंजेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो या PL अकाउंट बना रहे हो, फिर कंपेयर कर रहे हो पिछले साल के आइटम से इस साल को, तो आप कहीं इन्फ्लेशन वगैरह प्राइस चेंजेस का एस्पेक्ट एंटर नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मली खाली कंपेयर कर रहे हो और देख रहे हो अरे इतना एक्सपेंसेस बढ़ गया हमारा या इतना प्रॉफिट कम हो गया हमारा। आप ये नहीं देख रहे हो कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई है। अगर कॉस्ट आपकी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्राइस लेवल चेंज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, इन्फ्लेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, तो ये एक लिमिटेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका होमवर्क, इसीलिए यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है, ये आप मुझे आंसर कर देना कमेंट सेक्शन में वीडियो एंड होने के बाद, और मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरी की पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप कोर्स हमारे चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इस टाइम पे EPFO में फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, तो ये अच्छा टाइम है अगर आपको कोर्स से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप NCERTs के थ्रू, अगर आप फ्री रिसोर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी बढ़िया है, तो आप कर सकते हो अपने आप भी, सेल्फ स्टडी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए पढ़ने में, बुक्स वगैरह फ्री रिसोर्सेज पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियोस के फॉर्म में जल्दी समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, तो आप कोर्स ले सकते हैं, वरना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको कोर्स लेना है तो ये कोड लगा लेना, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सितंबर 60 लगाओगे तो 60% का ऑफ आपको मिल जाएगा, 3 सितंबर तक ये वैलिड है कोड। ठीक, चलो फिर अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।